पहले ज़रा सरदार साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी अब भी बजट में बहुत सारे अपने कंसर्न शो कर रही है, रियल या जेन्युइन इस वक्त कंसर्न है क्या बिजनेस कम्युनिटी? थैंक यू वेरी मच अदर भाई साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हम बजट से पहले बात कर रहे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, और अगर हम एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ जाना चाहते हैं तो उस हवाले से बजट में कोई हमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मेयर्स नज़र नहीं आए। दूसरा, एनर्जी की आपको पता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो एक सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ा है फ्यूल की प्राइसेस में, तो और दूसरा जंग बंदी के बाद की जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, इंशाल्लाह ये इम्प्रूव होती है तो हमारा वो जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो भी दोबारा 781 किलोमीटर का जो हमारी साइड का पैच है वो होता है। तो हमें तो बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस चाहिए कि ऑयल प्राइसेस नीचे जाएं और ऑयल प्राइसेस के साथ साथ हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो नीचे जाए, तब हम कंपेटेबल हो सकते हैं खित्ते के दीगर ममालिक के साथ। दूसरा, जो FDI है उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सुपर टैक्स है। जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसके लिए आज भी 8% एक्स्ट्रा जो सुपर टैक्स है वो मौजूद है। 2% की उसको आप समझ लें एक तरह की जो रिलैक्सेशन मिल सकी है। 50 करोड़ रुपए तक 15 से 50 का जो स्लैब है उसमें तो हमने देखा कि सुपर टैक्स ख़त्म किया है, लेकिन जो बड़ा आप FDI एक्सपेक्ट करते हैं उसमें अभी भी तो जो लोगों की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर हम चाहते हैं कि वो आएँ, वो इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जो टैक्स के रेट्स हैं इफ़ेक्टिवली जो इस वक्त 60-62% के करीब हैं, तो उनको नीचे लेके जाना पड़ेगा, ताकि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो तब लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे, और फिर उसकी वजह से कुछ चीज़ें बजट में नो डाउट कि बहुत अच्छी हुई हैं, जिसमें रियल एस्टेट के हवाले से एक अच्छा एक सब्सटेंशियल 50% 236C और 236K सेलर परचेज का जो टैक्स है उसको ज़रूर कम किया गया है, CVT ख़त्म की गई है। लेकिन बिल्डर्स के लिए हमने देखा, हमारी डिमांड ये थी कि आपको, पर वो भी अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएगा तो तभी फ़ायदा होगा ना, डेवलपमेंट में अगर जाएगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के फ़ायदे की बात जो ये है वो कि हमने ये कहा था कि या तो हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दें या 100D हमें फ़िक्स टैक्स दे दें कि आपने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमसे टैक्स लेना है। अभी 7F है, वो ग्रॉस रिसीव्ड के ऊपर बिल्डर को 10% देना पड़ता है, जो डेवलपर है उसको 15% देना पड़ता है, और अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो 12.5% आपको पे करना पड़ता है आपकी ग्रॉस रिसीव्ड के ऊपर। तो ये भी बहुत बड़ा एक बर्डन है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के ऊपर। इस वजह से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कम है। हमने ये प्रपोज़ किया कि इसको आप, और इस हेड में को गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पैसे जमा नहीं हुए इस हेड में भी, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी कि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं तो उनको भी जो उस मुल्क में पैसे कमा के वहाँ टैक्सेस पे करके यहाँ पैसे लाता है तो हम उससे एडवांस टैक्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ें ओवरसीज़ को एग्जेम्प्ट करना चाहिए इससे। ठीक। उस्मान चौका साहब, गवर्नमेंट का स्टांस है कि भाई हमने इकॉनमी को स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं जब बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ तो उनके फिर भी बजट पर रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर है कि स्टेबिलिटी तो आई है। 3 साल पहले कहाँ डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, और अब वी हैव पेड अ प्राइस ऑफ इट टू गेट दैट स्टेबिलिटी। बट हैविंग सेड दैट, अब क्या कंसर्न्स हैं? जिस तरह अभी कुछ हवाला ताहिर साहब ने भी दे दिया है, अब मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि इन्हीं इश्यूज़ का जिनका भी ताहिर साहब बात कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट एड्रेस कैसे कर सकती है? क्योंकि केस टू केस अगर हम चलें, तब आप कहते हैं हमें जो है इंडस्ट्री को एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो कहते हैं अगर एनर्जी कॉस्ट कम कैसे करें जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो हैं।
इसी तरीके से वो टैक्सेशन मज़ीद निकालने की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं पहले ही हम फिर जो है वो टैक्स नेट एक्सपेंड करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अपनी कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, इन्फोर्समेंट के, तो रेजिस्टेंस मिलती है। अभी देख लें आप, वो आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने रेजिस्ट किया है कि जी कैमरे नहीं लगने देंगे अंदर, और फिर फर्दर भी जो है वो इस पे बात होती है। तो आप ये बताएं कि गवर्नमेंट किस किटी में से किस तरीके से कर सकती है अगर करना चाहे तो। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए। और बिल्कुल आपने सही अपने इनिशियल उसमें भी इंट्रो में भी जो बात की, मैं उससे एग्री करता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं और नो डाउट हमने जो स्टेबिलिटी आज अचीव की है उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इशू रियल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, और ये बजट हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एड्रेस करेगा और एक आम आदमी, एक आम कारोबारी शख्स के लिए कोई रिलीफ लेके आएगा। देखिए रिलीफ आया है इसमें, हम उसको डिस्काउंट नहीं करते। जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सैलरीड क्लास को रिलीफ मिला है, सुपर टैक्स में हमें रिलीफ दिया गया है, आईटी सेक्टर में रिलीफ मिला है, कुछ रियल एस्टेट में मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीफ के साथ साथ जो हम ग्रोथ बजट की बात कर रहे थे वो ग्रोथ हमें कहीं नजर नहीं आती। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नजर नहीं आते, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करता हुआ ये बजट नजर नहीं आता। जैसे सरदार साहब ने भी पहले फरमाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ये एड्रेस करता हमें नजर नहीं आता। देखिए आदिल साहब, आज इशू ये है जो आपने बिल्कुल बात की कि जो टैक्स का बर्डन है, हम तो ये समझ रहे हैं कि इस बजट को, ठीक है, इट्स अ बैलेंस बजट और इसको हम एक स्टेबिलिटी का बजट कहेंगे। इट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ बजट, कहीं से भी ये नहीं है। लेकिन जहां इसको अग्रेसिव होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव और आते, एसएमई सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव आते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंसेंटिव्स आते। वहां ये अग्रेसिव नहीं है ये बजट। लेकिन जहां ये अग्रेसिव है हमें वहां बहुत परेशानी है। ये बजट अग्रेसिव है अपनी टैक्स कलेक्शन के लिहाज से। 15 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है इस बजट में, 11% उस टारगेट को बढ़ाया गया है। ये अग्रेसिव टारगेट हमें बजट में परेशान करता है, क्योंकि ये वो अग्रेसिव टारगेट है, इस साल भी नहीं मीट हुआ। और अगले साल जो 15 ट्रिलियन का टारगेट है, हम ये बिलीव करते हैं, उसमें कल एक रिपोर्ट भी एफबीआर ने दे दी कि उसमें से 650 बिलियन रुपए, 650 अरब रुपए जो हैं वो इन्फोर्समेंट्स के जरिए लिए जाएंगे। अब इसका मतलब यही है कि इन्फोर्समेंट्स के जरिए लेना और इतने एग्रेसिव टारगेट्स को लेके आना, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हमें टैक्स बेस वाइडनिंग की कोई हमें स्टेप्स नजर नहीं आए। ठीक है, वो टैक्स इन्होंने दिया है वो छोटे ताजर के लिए, लेकिन उससे तो 35 से 40 लाख ताजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आएंगे। बजट में भी उसका 50 अरब से ज्यादा का वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो कोई गेम चेंजर तो नहीं होगा, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएगा आपको। टैक्स कलेक्शन के लिए तो वो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। तो अब खदशा यही है कि टैक्स कलेक्शन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से होगी, उसी को स्क्वीज किया जाएगा और उसी के लिए जो है मुश्किलात की जाएंगी। देखिए आदिल साहब, आपने कहा कि आप क्या कर सकती है गवर्नमेंट। देखिए हमें भी पता है आईएमएफ का प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा कंपल्शंस है, नहीं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर सकती। लेकिन देखिए अगर आपने टैक्स बेस बढ़ानी है और टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तो देखिए आपको कुछ चीजें प्रिंसिपली एग्री करनी पड़ेंगी इस वक्त। अगर आप वो नहीं एग्री करेंगे बाकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको यह देखना है कि आपको 3 अपने प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स अगर गवर्नमेंट कर ले और प्रिंसिपली अपने आप को तय कर ले, एक कि नॉन फाइलर का स्टेटस पाकिस्तान में से खत्म कर दें। आपके मुल्क में नॉन फाइलर का कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए। नॉन फाइलर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फाइलर को डिस्करेज करते हैं। वो फील करता है कि जी मैं अगर मरात नॉन फाइलर भी ले लेता है तो फिर मुझे क्या जरूरत है फाइलर स्टेटस होने की। उसको कंप्लीटली खत्म कीजिए। सेकंड, टैक्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये खत्म कर दीजिए। ये जो हम अपनी कुछ एक्सक्यूजेस ले आते हैं कि जी रियल एस्टेट का ये मसला है या एग्रीकल्चर या कोई और, आप एग्रीकल्चर को देखिए, वहां कोई ब्रॉडनिंग हमें नजर नहीं आ रही। आज भी हम कहते हैं वो जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो हम आज भी बिलीव करते हैं टैक्स नेट से लार्जली बाहर हैं और सिर्फ छोटे फार्मर की बात होती है, वो जरूर पिस रहा है। लेकिन आप टैक्स कीजिए हर सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड, हैव द पॉलिटिकल विल। जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है ये काम नहीं हो सकता। ये 3 चीजें आप कर लीजिए तो आपका टैक्स का निजाम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ओके, एग्री टैक्स 1% से भी लेस है और जो जीडीपी में एग्री का कंट्रीब्यूशन है वो 24% जो है वो है। अब ये इसी पर हमारे साथ शम्सुल इस्लाम साहब बैठे हैं। शम्स साहब, ये कितना फेयर क्रिटिसिज्म है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि 11 बिलियन की टैक्स कलेक्शन हो रही है वहाँ से और लेस देन 1% है वहाँ पर टैक्स
जो होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, वहाँ की दुनिया के भी एक अजीब इश्यूज़ हैं, बल्कि पाकिस्तान तो बाहर इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं कि आप जिस इंडस्ट्री को टच करें वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये कितना फेयर क्रिटिसिज्म है कि एग्री से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? योर टेक ऑन। थैंक यू आदिल फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए जी, मुझे ये पहले से ही उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जो है ग्रोथ गैम्बल में नहीं जाएगी और स्टेबिलिटी का बजट प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। और जो बजट मैंने स्टडी किया, मुझे इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी जो बहुत ही प्राइम कंसर्न होना चाहिए था उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है, और आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर भी कंप्रोमाइज़ आया। अब मैं आपको वजाहत करता हूँ कि आपने जैसे एग्रीकल्चर की बात की, तो नंबर 1 पे एग्रीकल्चर सेक्टर नो डाउट एक बहुत ही कम पीनट अमाउंट दे रहा है टैक्स का, लेकिन आपको पता है कि जिस मुल्क में एग्रेरियन बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट्स बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी हैं, तो वो तो रजिस्ट करेंगे इसके ऊपर। इसका आसान तरीका ये था कि हुकूमत 12.5 एकड़, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो है छोटे किसान हैं, उससे ज़्यादा लैंड होल्डर्स के ऊपर आप एक फ़िक्स टैक्स लगा देते, कोई भी फ़ी एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये जो एक अमाउंट लगा के आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो 1% अभी कंट्रीब्यूट करता है उससे आ सकता था, लेकिन उसको नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि आपका जो इकोनॉमिक्स जो आपकी सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ इस तरह किया गया है कि देखिए जी, हम वल्नरेबल उस वक्त होते हैं जब हमारे पास एक्सटर्नल डेट हमारा बढ़ता जाता है, हम गवर्नमेंट फोर्स मजबूर हो जाती है कि वो बोरो करे इंटरनली और बाहर से भी। तो उसका आसान तरीका ये होता है, जो कि बहुत बड़े कोई मेजर रिफॉर्म्स लाने से नहीं होगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने से होगा। स्टे एट दिस पॉइंट। आपसे 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पूछनी है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद भी इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारा 10-11 अरब का टैक्स कलेक्शन होना या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जब आप डिटेल में थोड़ा सा जाके बात करते हैं तो उनके इश्यूज़ भी आपको सुनने और समझने का मौका मिलता है। बट मुझे ये बताएं कि क्या इज इट करेक्ट कि 20% वीट अभी जो है वो शॉर्ट है हमारी रिक्वायरमेंट से? आपकी क्या असेसमेंट है कि 20% ये वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंज और रेंज चेंज की वजह से क्या 20% अभी शॉर्ट है हमारी रिक्वायरमेंट से? इज इट करेक्ट? देखिए, जो वीट की प्रोडक्शन इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है लेस देन 30 मिलियन टन की, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के किया गया है। शॉर्टेज हुई है वीट की क्रॉप की, 20% को भी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन अराउंड 10% से 15% तो शॉर्टेज होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्च के दौरान हेल स्टॉर्मिंग हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ थंडरस्टॉर्म चले थे और वीट की जो पर एकड़ यील्ड है उसमें कमी आई है। और यही वजह थी कि आपने देखा हार्वेस्ट के फ़ौरन बाद गंदम की प्राइसेस बढ़ गई और अभी भी कीमतें जो है वो कोई 4000 जो हमारी ये शॉर्टेज है, जो हमारी जो ये शॉर्टेज है, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर जो प्राइस कंट्रोल करने के चक्कर में हुकूमत लगी रहती है रोटी की और उसकी, तो क्या ये फिर फेयर होगा कि एक तरफ शॉर्टेज हो और कुछ इंटर प्रोविंशियल भी सुना है कि स्मगल हो ही जाती है वीट भी, और उसके बाद प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स प्रेशराइज करें कि जी आप फिक्स करें ये रोटी की प्राइस? सो ये फेयर होगा या अनफेयर होगा, क्या होगा? जरा इसको एलैबोरेट करें हमारे नाजरीन के लिए। टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। गवर्नमेंट जब भी किसी की प्राइस फिक्स करती है, जब भी किसी भी सेक्टर में इंटरवेंशन करती है, उसमें डिज़ास्टर्स आते हैं, उसके अंदर आवाम को बहरानों की शक्ल में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको मार्केट को ओपन आउट करना है, वीट की मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुली होनी चाहिए। अब आपका किसान काश्त कर चुका, हार्वेस्ट कर चुका, तो अब अगर आपके पास शॉर्टेज है तो आप 1-2 महीने इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बहरान आए और मार्केट 4000 से बढ़कर 5000 पे चली जाए और फिर हम इंपोर्ट करेंगे, तो वो अनफेयर होगा। इसका मतलब है वो उन स्टॉकिस्ट को, होल्डर्स को जिन्होंने वीट मार्केट से परचेज की, उनको फ़ायदा देंगे। हुकूमत ने एक प्लान दिया था कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए परचेज करेंगे। सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जो वीट की बहुत बड़ी काश्त करता है, वो भी अपनी प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरे नहीं कर सके थ्रू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, जिनको एलोकेशन की थी, कोई 40 के करीब 35-40 के करीब हुई थी। इसी तरह से सिंध का सूबा, उसने भी अच्छी फसल पैदावार की है, लेकिन वहाँ पर भी वो प्रोक्योर नहीं कर सके, तो फेडरल गवर्नमेंट भी अपना टारगेट मीट नहीं कर सके। अब जब वो नहीं प्रोक्योर कर सके, अब जब प्राइवेट सेक्टर जो इसके थ्रू उन्होंने करना था वो नहीं प्रोक्योर कर सके, अब जिन लोगों ने ले ली है
क्या वो उन्होंने इलीगल ली होगी बाकी प्राइवेट सेक्टर्स ने, यानी बाकी इंडस्ट्री ने, क्या वो एसोसिएशन मिल्स ने क्या इलीगल ली होगी, या फिर उन्होंने महंगे दामों लिए और अब वो महंगे दामों ही बेचेंगे? इसको जरा क्लियर कीजिएगा। नहीं, खुदा ना खास्ता गंदम जो है वो कोई पॉपी सीड नहीं है कि इलीगल कमोडिटी हो गई। आपकी जो दो किस्म के ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं, एक वो है जिनके पास अनटैक्स्ड अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप स्टेट बैंक की मनी सर्कुलेशन को भी देख लें जो बैंकों से बाहर है, तो वो बैंकों में पैसा नहीं रखते, वो अजनास खरीद के गोदामों में रख देते हैं, जिसके ऊपर आपका कोई पूछने वाला भी नहीं जाता। अगर जाता भी है तो उनकी जो है उनको एक उनकी मिठाई मिल जाती है, तो वो नहीं कर पाते। इलीगल कोई चीज़ नहीं। हुकूमत को ये जो आपका सूबा बंदी जो की जाती है, ये भी गलत चीज़ है। इस तरह से आप एक सूबे से दूसरे सूबे की मूवमेंट बंद करके सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे प्राइसेस बढ़ती हैं। आप जहाँ भी एक आर्बिट्राज होता है, सस्ती एक जगह चीज़ होगी, एक जगह महंगी होगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ चीज़ें जाएंगी, तो आप बहुत सारे बुरानों से, बहुत सारी इंपोर्ट्स करने की वजह से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सूबे के पास स्टॉक्स मौजूद होते हैं, उसकी बम्पर क्रॉप होती है, दूसरा सूबा जो है, अब जैसे KPK का सूबा है, वहाँ पर अगर शॉर्टेज होती है वीट की, वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर ह्यू एंड क्राई सामने आता है। ऐसे इकोनॉमिक ह्यू एंड क्राई को एड्रेस करने के फिर हुकूमत करती है कि जी TCP के जरिए इंपोर्ट करो, वो फिर एक अगेन गलत डिसीजन होता है। बेसिकली अगर मैं जो आपकी बात से समझाऊं, जो हम सालों से ये बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्शन से भी ज्यादा मिसमैनेजमेंट का, करप्शन का और अंडरस्टैंडिंग का मसला है। इज दैट करेक्ट? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे किसी को करप्ट भी नहीं कह सकते, हर किसी को इल डिसीजंस। ओके, फेयर इनफ। ये इनकॉम्पिटेंस का इशू भी है, करप्शन का इशू भी है। हो गया तो आपने बैन क्यों किया हुआ? हार्वेस्ट हो गया तो आपने बैन क्यों किया? फेयर इनफ जी। करप्शन भी इसमें आती है, करप्शन भी आ रही है, मिसमैनेजमेंट भी आ रही है, इनकॉम्पिटेंस, तो ये तीनों चीजें खतरनाक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।